तो स्टार्ट करते हैं फिर ब्लड ग्रुप के बारे में। तो हमने आपका ब्लड ग्रुप कल स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने कहा था कि एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए क्या है, बी क्या है, ए बी क्या है, ओ क्या है। फिर हमने आपका आरएच ब्लड ग्रुप किया था स्टार्ट, इस यहीं से ही आज हमें स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको कल बताया था कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। तब ये पॉजिटिव नेगेटिव कौन डिसाइड करता है? तो हमने क्या देखा कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर जैसे ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है, उसकी तरह ही एक एंटीजन और है, प्रोटीन का ही बना होता है, उसको बोलते हैं आरएच फैक्टर। किसी किसी के आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है और किसी किसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता। जिस जिसके सरफेस आरबीसी के सरफेस पर ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। और जिसके आरबीसी के सरफेस पर ये आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, हम बोलते हैं उसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन डिसाइड करता है? आरएच फैक्टर डिसाइड करता है। और आरएच फैक्टर होता क्या है, किसका बना होता है? ये प्रोटीन ही होती है। एक हमारे पास क्या होता है, एक एंटीजन ही होता है। तो अगर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर आरएच एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे थोड़ा सा गला खराब है तो ज्यादा जोर से मैं बोल नहीं पा रही हूँ, तो मैं ईयरफोन ही लगा लेती हूँ इससे अच्छा, ताकि आपको साउंड क्लियर आए। साउंड क्लियर है? एक बार प्लीज बता दीजिए मुझे। चलो ठीक है। तो कल हम ये वाला क्वेश्चन आपका कर चुके थे। अब आरएच ग्रुपिंग को लेके अब बात करते हैं कि इसका नाम आरएच मतलब पॉजिटिव नेगेटिव हमने कहा आरएच फैक्टर डिसाइड करता है। अब इसको हम आरएच ग्रुपिंग क्यों बोलते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था कि कमलप्रीत कम हो रही आवाज, ठीक नहीं है? अब ठीक है? चलो ठीक है, मैं इस तरीके से माइक रख लेती हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैंने आपको बात की थी कि जो ये आरएच फैक्टर होता है, हुआ क्या था कि एक मंकी है, एक मंकी था जिसका नाम था रेसस मंकी। नाम क्या था मंकी का? रेसस मंकी। सबसे पहले मंकी के ब्लड के अंदर हमने ये आरएच एंटीजन देखा और हमने क्या देखा कि मंकी के ब्लड में और उनके जो आरबीसी होते हैं उनके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है, मतलब ए और बी एंटीजन के अलावा। बाद में जब हमने ह्यूमन बीइंग को स्टडी किया तो हमने क्या देखा कि ह्यूमन बीइंग के आरबीसी के सरफेस पर भी क्या होता है, सेम आरएच एंटीजन प्रेजेंट है। इसीलिए इसको नाम दे दिया आरएच फैक्टर, क्योंकि सबसे पहले कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, मंकी में। मंकी का नाम क्या है, रेसस मंकी। तो क्या बोलता है, अनदर एंटीजन जिसका नाम क्या है, आरएच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रेसस मंकी। तो रेसस मंकी में भी सेम एंटीजन था जो हम ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होता है। इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन। तो 90% जो ह्यूमन की पॉपुलेशन है उनका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि उनके आरबीसी के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब सिंपल सी बात है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनके आरबीसी में ये एंटीजन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं आरएच पॉजिटिव, एंड जिनमें ये एंटीजन एब्सेंट है उसको बोलते हैं आरएच नेगेटिव, मतलब ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि जितने भी नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले हैं, जो आरएच नेगेटिव होते हैं, वो पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, लेकिन जिसका आरएच पॉजिटिव है वो कभी भी आरएच नेगेटिव को नहीं दे सकता है। ध्यान रखना, अभी मैंने ब्लड ग्रुप की बात नहीं की है। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा है कि ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव या कुछ भी। अभी मैं सिंपल सी बात कर रही हूँ
कि जिसके बॉडी के सरफेस में ये RH फैक्टर प्रेजेंट है, जो RH पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला पर्सन कभी भी किसी भी नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता है। लेकिन जो नेगेटिव वाला होगा वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को देगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है। लेकिन जिसके पास जो चीज है ही नहीं, अगर आप उसको दे दोगे तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, ये एंटीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए जब भी हम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करते हैं, मतलब ब्लड डोनेट करते हैं, अपना ब्लड मैं किसी को दे रही हूँ, तो क्या होता है, पहले चेक किया जाता है। पहली चीज चेक की जाती है कि ब्लड ग्रुप है क्या, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, क्या है। और उसके बाद ये भी चेक किया जाता है कि आप RH पॉजिटिव हो या आप RH नेगेटिव हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, RH नेगेटिव पर्सन। अगर नेगेटिव पर्सन किसके एक्सपोज में जाते हैं, इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड। अगर नेगेटिव वाले में हमने पॉजिटिव वाले का ब्लड एक्सपोज कर दिया है, तो वो क्या फॉर्म करता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्म करता है अगेंस्ट द RH एंटीजन। मतलब हमारी बॉडी में उस एंटीजन से लड़ने के लिए, क्योंकि एंटीजन मोस्टली क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं, तो उससे लड़ने के लिए क्या होता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एंटीबॉडीज आप नेक्स्ट ईयर +2 क्लास में काफी डिटेल में करोगे। अभी आप इतना सा समझ लो कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद को बचा सकता है जितने भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म है। और ये जो फॉरेन मटेरियल होता है इसी को बोलते हैं एंटीजन। और एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होती है। सो देयरफॉर RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। तो जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमें RH ग्रुप भी क्या करना है, मैच करना होता है। अब इस RH ग्रुपिंग की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, और इस प्रॉब्लम का नाम है RH इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको बोलते हैं मिसमैचिंग। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट भी है। क्या हमने कहा, एक स्पेशल केस होता है जिसको क्या बोलते हैं, RH इनकम्पैटिबिलिटी और RH मिसमैचिंग, जो हमें कब ऑब्जर्व होती है, बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक ये वाला डायग्राम दिखा रही हूँ। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना, आपको सारी बातें इसमें समझ में आ जाएगी। मान लेते हैं जो फीमेल है, यहाँ पे कोई भी फीमेल है और उनका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, मतलब वो RH नेगेटिव है। अब ध्यान रखना, यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है, B नेगेटिव है, या फिर O नेगेटिव है, AB नेगेटिव है। सिंपल सी बात है कि बस नेगेटिव है। अगर कोई लड़की क्या है, नेगेटिव है, और और उनका जो पार्टनर है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव, तो RH नेगेटिव वुमन एंड RH पॉजिटिव मैन, ठीक है, दोनों इंटीमेट होते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, और लेडी क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो गई है, अब क्या हुआ है कि जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप हो गया है पॉजिटिव। मदर खुद क्या थी, मदर खुद नेगेटिव है, मतलब इनके RBC के सरफेस पर RH एंटीजन नहीं है। लेकिन एक जो बेबी है, फीटस जो है, अभी इस मदर की वूम में है, वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, मतलब इनके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब क्या चीज होती कि जब यहाँ पे डिलीवरी हो रही होती है, जब एक बेबी अपनी मदर की वूम से बाहर निकल रहा होता है, तो ये बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव है। ध्यान से सुनना, जब आपने टीवी में देखा होगा या थोड़ा बहुत सुना होगा कि जब बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है, तो एक आपने एक रोप की तरह देखा होगा, उसको बोलते हैं अम्बेलिकल कोड, और एक प्लेसेंटा होता है जो बेबी को कवर करता है। अब ये जो प्लेसेंटा होता है ये बेबी को और मदर की बॉडी को यहाँ पे सेपरेट करके रख रहा है। इन दोनों के बीच में कोई भी, मतलब आप ये कह लो कि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब डिलीवरी होती है उस टाइम पे सारा ये कनेक्शन टूट जाता है, और क्या होता है कि चांसेस होते हैं कि इस बेबी का ब्लड मदर के ब्लड से, जब हम उसको कट करते हैं ना अम्बिलिकल कोड को, जो आपने देखा होगा एक कॉर्ड एक रस्सी की तरह होती है, उसको उसको कट कर दिया जाता है। तो जब वो कट करते हैं
तो इस बेबी का ब्लड थोड़ा सा मदर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाए या उसके कुछ सेल वहां पे ट्रांसफर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेबी क्या है, बेबी का ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव फीटस का, और मदर क्या है, नेगेटिव है। मदर के पास वो एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इस बच्चे के पास वो RH एंटीजन, RH फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। तो क्या होगा कि हमारे पास कुछ सेल RH पॉजिटिव फीटस के कहाँ पे एंटर कर जाएंगे, वुमेन्स की ब्लड स्ट्रीम में। मतलब ये जो मदर है, मदर के ब्लड में RH पॉजिटिव के कुछ सेल उनकी RH नेगेटिव के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब इतना तो आपको पता ही होगा, ज्यादा नहीं पता, कि अगर मैं नेगेटिव हूँ और अगर मुझे आप पॉजिटिव वाले का ब्लड दे दो, तो मेरी बॉडी तो ओवर रिएक्ट करेगी, खुद को बचाने की कोशिश करेगी कि मेरी बॉडी में आपने क्या चीज इंसर्ट कर दी है। तो हम क्या होते हैं, हम सेंसिटिव होते हैं इस चीज को लेकर। अब सेंसिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारी बॉडीज में क्या होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि ये बच्चा निकल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत ब्लड यहाँ पे एंटर हुआ था और कुछ एंटीजन क्या हुए थे, मदर की बॉडी में चले गए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, वुमन क्या होती है, उस एंटीजन से लड़ने के लिए जो अभी अभी उनके ब्लड के अंदर हो गया है, ये लेडी क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। अब एंटीबॉडीज क्यों बनाई है, क्योंकि बाहर की कोई चीज अंदर एंटर हो गई है, और अब उसको वो क्या करे, जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम क्या हो गया है, ट्रिगर हो गया है। और खुद को बचाने के लिए इन लेडीज ने क्या काम किया है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। यहाँ पे देखिए जो पॉजिटिव का साइन दिया है ना, यहाँ पे ग्रीन ग्रीन वाला, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास ये जो मदर है, उन्होंने क्या किया है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दी है और बना दी है। कब, जब यहाँ पे इस बेबी की फिटस की बॉडी से कुछ सेल क्या हुए थे, इनकी मदर की बॉडी के ब्लड के अंदर एंटर हो गए थे। तो वुमन क्या बन गई है, सेंसिटाइज हो गई है, और क्या फॉर्म करती है, एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है। किस लिए फॉर्म करती है, टू फाइट द RH पॉजिटिव ब्लड सेल। जो RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स है, मतलब RH फैक्टर जो है, वो एंटीजन जो एंटर हो गया है, उससे लड़ने के लिए फीमेल की बॉडी क्या बनाती है, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है, और काफी ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाती है। थोड़ा सा टाइम लगता है इनिशियली, लेकिन बन जाती है। अब इस फीमेल की बॉडी में जब भी कोई RH एंटीजन आएगा ना, तो अब इनको यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं, वो पहले से बन चुकी है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं एक कंट्री है, और जब भी उसके ऊपर कोई दूसरे अटैक करते हैं, मान लेते हैं कि कोई दूसरी कंट्री वाले अटैक कर रहे हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं कि इस कंट्री ने पहले अपने बॉर्डर एरिया में यहाँ पे कोई आर्मी नहीं रखी थी, उनको लग रहा था कोई नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही पहली बार अटैक होता है ना, तो सारे कंट्री वाले क्या होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। जहां से कोई भी हमारा, आप ये मान लो कि जो भी पर्सन वो एंटर हुए थे, वहां वहां तो वो आर्मी को खड़ा कर ही देंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होता है कि जब यहाँ पे पहली बार एंटीजन एंटर हुआ, तो फीमेल की बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं थी। लेकिन जब यहाँ पर एंटीजन एंटर हो जाता है, उसके बाद फीमेल की बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज फॉर्म करना शुरू कर देती है। अब यहाँ तक तो बात खत्म है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, डिलीवरी हो गई, बच्चा भी नॉर्मल, मदर भी नॉर्मल। मान लेते हैं अभी लेडी दोबारा प्रेग्नेंट होना चाहती है, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा दोबारा से RH पॉजिटिव, सॉरी कनेक्शन कट हो गया था। आवाज क्लियर आ रही है? ओके, तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि यहाँ पे अब मान लेते हैं लेडी क्या होगी, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, और दोबारा जब प्रेग्नेंट हुई, एग्जाम्पल पहला केस ही मान के चलते हैं कि जो बच्चा था ना यहाँ पे सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो बच्चा क्या है, RH नेगेटिव है। अगर बच्चा RH नेगेटिव है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सब कुछ एकदम ओके है। लेकिन
जब ये लेडी सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है और सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर उस बच्चे का ब्लड ग्रुप अभी क्या है, पॉजिटिव है, वो कैसा है, RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस बच्चे को। अब देखिए क्या प्रॉब्लम होगी। जब नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हुई और बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मदर है, मदर की बॉडी में पहले से ही क्या है, एंटीबॉडीज बनी हुई है। किसके लिए, जो इस बच्चे के अंदर RH एंटीजन है उससे लड़ने के लिए ये मदर पहले से पूरी रेडी है कि अगर इस टाइम पे वो RH एंटीजन आया ना मेरी बॉडी में तो मेरे पास तो पूरी की पूरी आर्मी है, और वो आर्मी कौन है, एंटीबॉडीज है। तो मदर की बॉडी में क्या है, पहले से ही एंटीबॉडीज है, उसको बोलते हैं मैटरनल एंटीबॉडी। मैटरनल का मतलब होता है मदर, पैटर्नल का मतलब होता है फादर। अब बार बार ये बायोलॉजी में दो टर्म पढ़ोगे, मैटरनल या पैटर्नल। तो पैटर्नल वर्ड हम मतलब मेल के लिए यूज करते हैं और मैटरनल वर्ड यूज करते हैं फॉर द मदर, मतलब फीमेल के लिए। तो यहाँ पे जब डिलीवरी हो रही होगी ना, तो आपने देखा होगा थोड़ा बहुत ब्लड तो मिक्स होता ही होता है, क्योंकि कनेक्शन तो होता ही है ना एक बेबी में और जो उनकी मदर होती है। तो जब यहाँ पे डिलीवरी हो रही होगी, हम कट करेंगे उस अम्बिलिकल कोड को, तो मदर का जो ब्लड होगा उसमें पहले से एंटीबॉडीज बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के ब्लड में एंटर कर जाती है, और जब ये एंटीबॉडीज इस फीटस में एंटर कर जाएगी तो यहाँ पे ये जो बेबी जो है इसके अंदर जो RBC प्रेजेंट है वो क्या कर देगी, उनको किल करना, उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी। RBC के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ये बच्चा है अभी बस इसमें बाहर निकलना ही है, इनके अंदर क्या हो जाता है, RBC डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बहुत ज्यादा, और ये पर्सन, ये जो बच्चा है, हो सकता है कि एनीमिया से सफर करे। इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस, कि यहाँ पे एरिथ्रोसाइट क्या हो रहे, कम हो रहे हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द मदर। तो ये प्रॉब्लम आती है RH फैक्टर को लेकर। लेकिन आज टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई है। आपने इसे पहले सुना होगा कभी, या टीवी वगैरह में देखा होगा कि कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि इनकी पहली प्रेगनेंसी तो नॉर्मल हो जाएगी बट सेकंड टाइम पे कॉम्प्लिकेशन आएगी। वो यही वाली प्रॉब्लम होती है। आपने कभी कभी सुना होगा कि जब हम शादी वगैरह करते हैं तो यहाँ पे लोग कुंडलियां मैच करते हैं, लेकिन हमें कुंडली मैच नहीं करनी चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्योंकि ब्लड ग्रुप को देखकर क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर एक लेडी नेगेटिव है और जो भी सामने वाला पार्टनर है, मेल है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर उनका बच्चा पॉजिटिव हो जाए तो पहली प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन सेकंड में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे मैंने कहा आजकल क्या होगी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, तो आजकल हम क्या करते हैं, पहले से ही पेशेंट को क्या करते हैं, एंटी मतलब इम्यूनो सप्रेसेंट वो दे इंजेक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मदर जो होती है वो अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज ही नहीं बना पाती है। अगर एंटीबॉडीज ही नहीं बनाएगी तो क्या होगा, बच्चा एकदम नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पे एक बार दोबारा इस सिनेरियो को देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या हुआ है देखिए। अब एक इस इसका भी ध्यान रखना, अगर मदर नेगेटिव है तो ही ये केस होगा, अगर मदर पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि बच्चा फिर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव चला गया तब भी प्रॉब्लम नहीं है, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव चला गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तभी होगी अगर मदर नेगेटिव है और बच्चा क्या है, पॉजिटिव निकल गया अगर तो यहाँ पे देखिए क्या केस है, RH नेगेटिव वुमन एंड RH पॉजिटिव मैन क्या कंसीव करता है, चाइल्ड को उन्होंने कंसीव किया, RH नेगेटिव वुमन और विद पॉजिटिव RH पॉजिटिव फीटस। सेल फ्रॉम RH पॉजिटिव फीटस कहाँ पे एंटर कर जाते हैं, वुमेन्स के ब्लड स्ट्रीम में, मतलब मदर के ब्लड के अंदर एंटर हो गए हैं। तो वुमेन क्या बन जाती है, सेंसिटाइज, और एंटीबॉडीज फॉर्म क्या फॉर्म करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, किस लिए, to fight the RH positive blood cell. अब in the next RH positive pregnancy, अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी भी कैसे निकलती है, RH पॉजिटिव ही निकलती है, तो मेटरनल एंटीबॉडीज मतलब मदर की एंटीबॉडीज क्या करेगी, अटैक करती है फीटल RBC को। फीटल होता है ये बेबी, ग्रोइंग बेबी को फीटस बोलते हैं। फीटल RBC को क्या कर देगी, अटैक करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, खून की कमी मतलब एनीमिया, और
ये होता है कि कई बार डेथ भी हो जाती है ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होने की वजह से, और इसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी जिस केस की बात की थी कि एक स्पेशल केस क्या है, क्या नाम है केस का, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। तो नाम से पता चल रहा है आरएच की वजह से इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है, ठीक है, और जिसको बोलते हैं मिसमैचिंग। कब हमें नजर आता है, हैव बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन आरएच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर। अगर प्रेग्नेंट मदर का ब्लड कैसा है, आरएच नेगेटिव है, विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस, और बच्चा कैसा है, बच्चा पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव मदर नेगेटिव, तो ही क्या नजर आता है, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी, जिसको बोलते हैं आरएच मिसमैचिंग। अब क्या होता है इसमें, इसको भी यहाँ पे देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, आरएच एंटीजन ऑफ द फीटस do not get exposed to the Rh negative blood of the mother in the first pregnancy। तो जो पहली प्रेगनेंसी होती है, जो RH एंटीजन है फीटस का, वो इस RH नेगेटिव ब्लड जो होता है मदर का, उसके एक्सपोज में नहीं आता, एकदम नहीं आता। क्यों, क्योंकि ब्लड को कौन सेपरेट करके रखता है, प्लेसेंटा यहाँ पे सेपरेट करके रख रहा है। लेकिन हाउ एवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब पहले बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, इस डिलीवरी को बोलते हैं पार्चुरेशन बायोलॉजी के टर्म में। जो हम बोलते हैं ना उनकी डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। जब पार्चुरेशन हो रहा होता है, मतलब जो डिलीवरी हो रही होती है, क्या होता है, देर इज पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी देती है, एक्सपोजर ऑफ मेटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मदर का ब्लड है स्मॉल अमाउंट में, वो किसके एक्सपोजर में आ सकता है, RH पॉजिटिव में, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, फीटस के, सॉरी उल्टा बोल दिया। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे पास ये जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड है, वो किसके एक्सपोज में आ सकता है, मेटरनल ब्लड के अंदर वो एंटर हो सकता है। और इस केस में क्या होगा, मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH इन हर ब्लड। तो उस केस में मदर क्या कर देगी, एंटीबॉडीज फॉर्म करना शुरू कर देगी। इन केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब थर्ड प्रेगनेंसी, फोर्थ प्रेगनेंसी, उसमें क्या होगा, अगर अब उस टाइम पे क्या है, एंटीबॉडीज काफी बन चुकी है फीमेल की बॉडी में, पहली प्रेगनेंसी के टाइम पे तो थी ही नहीं, उन्होंने बनने के लिए टाइम लिया, लेकिन जब उनके पास उनकी सेकंड प्रेगनेंसी हो रही है, तो ये जो RH एंटीबॉडीज हैं फ्रॉम द मदर, जो मदर कैसी है, RH नेगेटिव है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस, जो फीटस क्या है, RH पॉजिटिव है। अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर भी बच्चा क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो ये जो RH एंटीबॉडीज, मतलब RH के लिए जो एंटीबॉडीज बनी थी मदर के ब्लड से, वो क्या होगी, लीक होना शुरू हो जाएगी, कहाँ पे, ब्लड ऑफ द फीटस, और क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी फीटल आरबीसी को, मतलब फीटस के आरबीसी को। दिस कुड बी फेटल टू द फीटस, और कुड कॉज सीवियर एनीमिया, क्या कॉज करेगा, एनीमिया कॉज करेगा, एंड जॉन्डिस टू द बेबी, इसकी वजह से बेबी को जॉन्डिस भी हो सकता है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय एडमिनिस्ट्रिंग द एंटी RH एंटीबॉडीज। जब पहले ही डिलीवरी हो रही होती है ना, फर्स्ट टाइम पार्चुरेशन हो रहा होता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, अगर उनको पता चल जाता है, अगर उनको ऐसे ब्लड ग्रुप तो चेक करते ही हैं पहले, अगर उनको पता है कि मदर नेगेटिव है, ठीक है, अब चलो हमें बच्चे का नहीं पता कि बच्चा अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो तो हमें बाद में पता चलता है, लेकिन अगर हमें इतना पता है कि मदर नेगेटिव है, तो उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले ही लेडी को क्या करते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से मदर का ब्लड क्या करे, एंटीबॉडीज बना ना पाए। तो उस केस में क्या होता है, प्रॉब्लम नहीं आती है, चाहे सेकंड प्रेगनेंसी हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जो मर्जी हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, this can be avoided by administering the anti RH antibodies। हम क्या करते हैं, RH एंटीबॉडीज प्रोड्यूस ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, एंटी RH एंटीबॉडीज डाल देते हैं टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड के बाद ही डाल देते हैं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए वहां पे। तो ये था हमारे पास आपका RH फैक्टर वाला केस। समझ आया कि नहीं आया, बताइए, एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से, अगर कोई भी आपको डाउट है आप।
बताइए, कोई डाउट है यहाँ पे, यहाँ तक ये समझ आया आपको? आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है? ठीक है, अगर आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट हमारे पास है आपका कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर सेकेंड टाइम बेबी नेगेटिव हो तो भी एनीमिया होगा? नहीं होगा ना। अगर नेगेटिव होगा, वो एंटीबॉडीज जो बनी है यहाँ पे, ये तो आरएच पॉजिटिव के लिए बनी है। देखिए, अगर बच्चा यहाँ पे अगर नेगेटिव है, मान लेते हैं ये नेगेटिव बेबी है, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी है ये तो पॉजिटिव एंटीजन के लिए बनी है ना, जिसके पास पॉजिटिव एंटीजन होगा। लेकिन बच्चे के पास तो है ही नेगेटिव, तो उनको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप ये समझ लो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि ये हमारे पास बॉर्डर था, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमने आर्मी खड़ी कर दी है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे कोई भी अंदर नहीं आ सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे पहले आर्मी खड़ी कर दी है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल नॉर्मल कोई यहाँ पे कोई रास्ता क्रॉस करना चाहता है जिसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं है, जो एकदम नॉर्मल है, उनको तो हम एंट्री देंगे ही देंगे ना यहाँ पे। तो बेचारा जो आरएच नेगेटिव है उसके लिए तो ये सारी प्रिपरेशन की ही नहीं गई है। प्रिपरेशन उसी के लिए की गई है जिसके पास वो आरएच एंटीजन है। ये सारी प्रिपरेशन एंटीबॉडीज किसके लिए बनी है? जस्ट फॉर द आरएच एंटीजन। नेगेटिव वाले के लिए कुछ नहीं है ये। तो प्रॉब्लम यहाँ पे तभी आती है अगर बच्चा दोबारा पॉजिटिव हो। बच्चा नेगेटिव है, उस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है यहाँ पे, तो कोई एनीमिया नहीं होगा। एनीमिया तब होता है, देखिए कमलप्रीत, जब यहाँ पे देखिए एंटीबॉडीज बन चुकी है, एंटीबॉडीज रिलीज होगी, वो सारे आरबीसी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देगी। आरबीसी मर के तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ना, फिर हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर ही तो होता है। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होना। तो सारे आरबीसी की मतलब जो ब्लड के सेल्स है, मेनली आरबीसी, इसको तो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया एंटीबॉडीज का यूज करके। तो उस केस में हम कहते हैं कि एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, और उसके बाद वो आपका फेटल फेटल होता है कि डेथ डेथ तक भी बात पहुंच सकती है अगर बच्चे के सारे आरबीसी वहां पे मर जाए तो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, आर एच एंटीजन एंड ए एंटीजन दोनों हो सकता है। नहीं, ये एंटीबॉडीज ओनली आर एच एंटीजन के लिए है, ए एंटीजन के लिए नहीं है। मैंने आपको पहले ही सबसे पहले यही चीज मैंने आपको क्लियर की थी, अगर आपको याद हो, कि अभी हमारे पास ब्लड ग्रुप आपका ए है, बी है, ए बी है, ओ है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है ओनली आर एच एंटीजन की वजह से। ब्लड ग्रुप ए में और बी में और ए बी में ए और बी एंटीजन होता है, उसका प्रेगनेंसी से कोई लिंक नहीं होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम कब आती है? ओनली आर एच को लेकर, जो हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चलो बात करते हैं हम आपके कोगुलेशन ऑफ ब्लड की। मतलब कोगुलेशन का मतलब है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। तो जब हमने आपकी क्लास स्टार्ट की थी, एक तो मैंने कहा था क्या होता है, फिब्रिनोजन, जो आपका प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फिब्रिनोजन के अलावा एक कौन होता है, आपके प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। इन दोनों का रोल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। इसके अलावा कुछ और फैक्टर भी होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अब देखते हैं कि जब हमारी बॉडी में कोई भी कट लग जाता है तो हमारी बॉडी कैसे उस ब्लड को क्लॉट करती है, और ब्लड ऑटोमेटिकली क्या होता है, कुछ टाइम बाद रुक जाता है यहाँ पे। चलो डिस्कस करते हैं फिर, एक मिनट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिया गया है। ये हमें देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये हमारे ब्लड वेसल है, ये वाले। और आपको पता है ब्लड वेसल के अंदर ये पिंक वाले ये क्या है, दीज आर दी आरबीसी। ये प्लेटलेट्स भी हैं जो आप इधर देख पा रहे हो। यहाँ पे और क्या होगा, डब्ल्यूबीसी भी होगा। और ये सारा पोर्शन किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है,
अब किसी ना किसी रीजन की वजह से देखिए जो ब्लड वेसल था, जो ब्लड को कैरी कर रहा था, ब्लड वेसल मतलब ब्लड को कैरी करने वाला वेसल, वो किसी न किसी वजह से यहाँ पे देखिए रप्चर हो गया, जो आप इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे हो, टूट गया। जैसे ही टूटा तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, आरबीसी सब कुछ बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ये वाला पोर्शन है, क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होती है, क्या नाम है उस प्रोटीन का, फिब्रिनोजन प्रोटीन है। नॉर्मली अभी किस फॉर्म में प्रेजेंट थी, पहले होती है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जैसे ही ब्लड वेसल का ब्रेकडाउन होता है, ये फिब्रिनोजन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एक्टिव फॉर्म को क्या बोलते हैं, एक्टिव फॉर्म को बोलते हैं फिब्रिन। तो फिब्रिन क्या है, जो आप इस फोटो के अंदर ये रस्सी देख पा रहे हो, ये नजर आ रही है आपको, ये जिन्होंने सारे यहाँ पे आरबीसी को ऐसे देखो बांध के रखा हुआ है, ये वाली, ये थ्रेड लाइक नजर आ रहा है, ये थ्रेड इतना थिक वाला, इसको बोलते हैं फिब्रिन। तो फिब्रिनोजन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मल प्लेटलेट्स देखिए, देखिए कैसे नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से। लेकिन जब हमारी बॉडी में इंजरी हो जाती है तो यहाँ पे देखिए प्लेटलेट देखिए आपके बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, इस तरीके से, ये व्हाइट वाला देखिए अपनी पूरी शेप इनकी चेंज हो जाती है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं ये एक्टिव हो जाता है, फिब्रिनोजन एक्टिव हो जाता है फिब्रिन में। और यहाँ पे देखिए क्या करता है, जो भी आरबीसी कट हो गए थे, इन सब को पकड़कर एक तरीके से बांध कर इस पूरे ब्लड, देखो जो यहाँ पे रप्चर हुआ था, इसको उसको पूरे को सील कर दिया। तो सील करने का काम कौन कर रहा है, फिब्रिन और आपके प्लेटलेट्स कर रहे हैं। अब ये काम कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बताऊंगी, उसको प्लीज ध्यान से देखने की कोशिश करना। हमारे पास सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए, ये फर्स्ट वाला डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी इंजर्ड होता है, कोई भी टिश्यू इंजर्ड हो गया है, कोई भी एरिया इंजर्ड हो गया है, तो वहां पे क्या होता है, टिश्यू इंजर्ड हो गया है तो वहां पे क्या होगा, मतलब ब्लड ब्लड वेसल इंजर्ड हो गए, तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारा ये ब्लड प्लेटलेट्स हैं, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ चेंज हो जाते हैं। प्लेटलेट क्या होते हैं, जहां जहां इंजरी हुई होती है ना, मान लेते हैं कि जैसे मेरे पास ये इंजरी हुई थी, ये वाला जो ये मैंने बीच में गैप रखा है, यहाँ पे क्या होगी, सारे प्लेटलेट्स आपके ना से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से, वहां पे ये क्या होते हैं, क्लम्प बना देते हैं, कौन, प्लेटलेट्स। तो इंजरी हुई ब्लड वेसल के अंदर, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट क्या करते हैं, क्लम्प होना शुरू कर जाते हैं कहाँ पे, वूंड साइड पे जहां पर इंजरी हुई होती है। और उसके बाद प्लेटलेट ही क्या रिलीज करते हैं, प्लेटलेट अपने सेल से रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन को। आप इसे थ्रोम्बोकाइनेज भी बोल सकते हो, एक ही बात है। अब ये मैकेनिज्म काफी ज्यादा लर्न करने वाला पार्ट है, उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, इंजर्ड हुआ टिश्यू, प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो भी वुंड वाला एरिया है वहां पे क्लम्प हो जाते हैं, और क्या रिलीज करना शुरू कर देते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। अब सेम टाइम पे क्या होता है, जो हमारे पास ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जिसको थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं, हमारे पास ये एक फैक्टर होता है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, थ्रोम्बिन की एक्टिवेशन के लिए, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन के लिए। मेन चीज क्या है, हमें ये फिब्रिन चाहिए, दी बात है ना, हमें फिब्रिन चाहिए। जो फिब्रिनोजन प्लाज्मा में प्रेजेंट है सॉल्युबल फॉर्म में, तभी तो ब्लड इजिली फ्लो कर पा रहा है, उसको हमें इनसॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। लेकिन देखिए ये फिब्रिनोजन क्या बोलता है, मैं तभी एक्टिव होगा जब मुझे, मेरे पास कौन आएगा, थ्रोम्बिन आएगा। थ्रोम्बिन मुझे मिल गया तो थ्रोम्बिन की वजह से क्या होगा, मैं फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाऊंगा। लेकिन थ्रोम्बिन बेचारा देखिए क्या करे, थ्रोम्बिन खुद ही किसी और के ऊपर डिपेंड है अपनी एक्टिवेशन के लिए। और वो किस किस के ऊपर एक्टिवेट होता है, किस किस के ऊपर सॉरी डिपेंड होता है, वो खुद डिपेंड होता है थ्रोम्बोकाइनेज के ऊपर। हमारे पास जो थ्रोम्बिन है ये नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में होता है,
और इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है प्रोथ्रोम्बिन। तो ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। इसको एक्टिव थ्रोम्बिन में करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। साथ ही साथ में हमें कैल्शियम फैक्टर और हमें विटामिन के भी चाहिए होता है, जो हमें लिवर रिलीज करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि विटामिन के और कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। अगर किसी किसी की बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन के की डेफिशिएंसी है, तो वहां पे क्या आता है, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि हर कोई किसी और के ऊपर डिपेंड है। जैसे फिब्रिनोजन डिपेंड है अपनी एक्टिवेशन के लिए थ्रोम्बिन के ऊपर, लेकिन थ्रोम्बिन खुद किसके ऊपर डिपेंड है, थ्रोम्बोकाइनेज और थ्रोम्बोप्लास्टिन के ऊपर, और ये बेचारा खुद डिपेंड है इस प्लेटलेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे एक एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसको हम बोलते हैं कैस्केड ऑफ रिएक्शन। कैस्केड रिएक्शन, कैस्केड का मतलब यही होता है जहां पर आपका कोई भी रिएक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मान लेते हैं अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज नहीं हुआ तो कभी भी थ्रोम्बिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बिन नहीं बना कभी भी फिब्रिन नहीं बनने वाला है। यहाँ पे एकदम लिंक है। और जैसे ही आपका फिब्रिन बन जाता है तो वहां पे फिब्रिन क्या काम करता है, जो आरबीसी डेड हो चुके हैं, जो बैक्टीरिया डेड हैं, जो डेड डब्ल्यूबीसी, उन सबको क्या करता है, उस तरीके से वहां पे क्लम्प में, मतलब एक तरीके से रस्सी में बांध कर, वो जो थ्रेड था उसमें बांध कर उसको वहां पे क्लॉट, उस एकदम उसको एक समझ लो कि उसको वहां पे इकट्ठा कर देता है वूंड साइड पे। तो देखिए ये वाला डायग्राम भी हमें वही चीज बता रहा है कि इंजरी हुई ब्लड वेसल के अंदर, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं, क्लम्प एट द वुंड। जहां पर भी वुंड हुआ है वहां पे क्या होते हैं, वो क्लम्प होना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद प्लेटलेट क्या रिलीज करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज करते हैं। अब भी हमारे पास ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या काम करता है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन, एक ही बात है। एक प्रोथ्रोम्बिन होता है जो किसकी वजह से रिलीज होता है, विटामिन के। और विटामिन कहाँ से आता है, लिवर से आता है। उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन क्या काम करता है, फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। एंड क्लॉट फॉर्म टू प्रिवेंट द फर्दर ब्लड लॉस। तो ये क्या है हमारे पास, ये आपका मैकेनिज्म है। अब एक बार दोबारा इसको देखिए, ये भी अगेन वही डायग्राम है, बार बार डायग्राम वही है, बस अब आपको समझना है इसको। जैसे यहाँ पे देखिए, जो टिश्यू डैमेज हो गया था, जो प्लेटलेट डैमेज हो गए थे, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज या थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम आयन क्या काम करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन जो आपका इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है उसको एक्टिव थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फिब्रिन थ्रेड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। और फिब्रिन ही है जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिब्रिनोजन क्या है, इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, किसकी, फिब्रिन की। तो फिब्रिन इज द एक्टिव फॉर्म एंड फिब्रिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब हमने आपका प्लाज्मा किया था तो हमने कहा था प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ये बात की थी हमने वहां पे। तो हमने कहा था बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा के अंदर, जो कैसे होते हैं, नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनएक्टिव फॉर्म में, एक्टिव तभी होते हैं जब वहां पे क्लॉटिंग करनी होती है। अब यहाँ पर जो मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ, ये सारे वो फैक्टर के नाम है। अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको कोई भी फैक्टर लर्न नहीं करने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं जस्ट ओनली यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे प्लाज्मा में बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जो आप ये देख पा रहे हो। ये फैक्टर 10 होता है, फैक्टर 5 होता है, फैक्टर कौन सा होता है, 9 होता है, इस तरीके से 7 होता है, 8 होता है। ये बहुत सारे फैक्टर हैं जो कैसे हैं, आपके इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जब एक्टिव होते हैं ना, तो सबसे पहले एक फैक्टर एक्टिवेट होता है, एक दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, दूसरा चौथे को। और उस तरीके से एट द एंड आप ये समझ लो कि ये देखिए, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, सॉल्युबल नहीं आएगा, इनसॉल्युबल आएगा फिब्रिन। जैसे देखिए, हमारा बस मेन काम क्या है, इस फिब्रिनोजन को इस इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट करना। लेकिन देखिए, इस इनसॉल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, थ्रोम्बिन। लेकिन आप ध्यान से देखो, इस थ्रोम्बिन खुद ही इनएक्टिव फॉर्म में होता है प्रोथ्रोम्बिन में। लेकिन इस प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कैसे कन्वर्ट हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर। 10th फैक्टर है और साथ में कुछ कैल्शियम है।
अब देखो इसको खुद खुद एक्टिवेट करने वाला कौन है, ये वाला फैक्टर, क्या बोलते हैं इसको, नाइन्थ, नाइन्थ ही होगा ना ये आपका, हाँ नाइन फैक्टर। और देखिए ये जो नाइन फैक्टर है ये खुद ही किसी और के ऊपर डिपेंड है, जैसे एक इसके ऊपर डिपेंड है और सेकंड इसके ऊपर डिपेंड है, कैल्शियम के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर क्या होते हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगेन आपको बोल दूं, आपको ये कुछ भी फैक्टर लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पर भी देखिए वही वाला डायग्राम है कि हमें फिब्रिन को फिब्रिन में कन्वर्ट करना है, थ्रोम्बिन चाहिए। थ्रोम्बिन के लिए देखिए बहुत सारे पीछे फैक्टर है, जब तक ये काम नहीं करेंगे यहाँ पे फिब्रिन कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार थ्योरी में आपको करवाती हूँ, उसके बाद टाइम लगा तो मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊंगी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually the blood stop flowing after some time. Do you know why? क्यों होता है ऐसा? तो ब्लड क्या एग्जिबिट करता है, कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी और ट्रॉमा। जब भी कोई इंजरी कोई भी ट्रॉमा हो जाता है तो ब्लड के अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है। अब ये मैकेनिज्म किस लिए है, दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ताकि एक्सेस ब्लड क्या हो जाए, हमारी बॉडी से बाहर रिलीज ना हो सके। तो यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ कट और इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आई होप आप सबने देखा होगा कि जब भी हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, एक डार्क स्कम सा रेडिश ब्राउन का, जिसे हमें वहां पे वूंड वाले एरिया में हमें नजर आता है, जो पूरा सा सील कर देता है हमारे ब्लड वेसल को। तो उसी को ही बोलते हैं क्लॉट, और इसी को बोलते हैं कोगुलम, जो मेनली किससे बनता है, फॉर्म मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड। बहुत सारे थ्रेड होते हैं और इन थ्रेड को बोलते हैं फिब्रिन। और ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल थ्रेड होते हैं। अब इस फिब्रिन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड के, जो ट्रैप हो जाते हैं। अब देखिए क्या लिखा गया है, फिब्रिन के अंदर क्या है, डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। और फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स। फिब्रिन किससे बनता है, आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। मतलब फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म था, इसको फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी हेल्प से, एक एंजाइम जिसका नाम है थ्रोम्बिन। अभी भी आपने वही देखा था। लेकिन बेचारे इस थ्रोम्बिन को खुद कन्वर्ट होने के लिए चाहिए होता, ये खुद ही इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इसकी इनएक्टिव फॉर्म क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में आने के लिए इसको क्या चाहिए होता है, अभी भी हमने बात की थी, इसको चाहिए होता है थ्रोम्बोकाइनेज, जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या है, थ्रोम्बिन इन टर्न, थ्रोम्बिन खुद डिपेंड है बेचारा किसी और के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड है, थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस। ये खुद ही किसी इनएक्टिव से बना है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, देखिए जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। तो आपको समझ में आ रहा है ये सारे फैक्टर कहाँ पे है, ये प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज, और थ्रोम्बोकाइनेज ही क्या करता है, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। क्या लिखा है, एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड फॉर द अबाउ रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन के लिए हमें थ्रोम्बोकाइनेज चाहिए। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, थ्रोम्बोकाइनेज, ये किससे बनता है, is formed by series of linked enzymic reaction, जिसे बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, जो इन्वॉल्व करता है नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन इट्स इनएक्टिव स्टेट। तो इस पैराग्राफ को समझाने के लिए ही मैंने वो पिक्चर आपके वहां पे रखी थी कि आप देख सकते हो प्लाज्मा में बहुत सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो क्या करते हैं, बस मेन इस थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करते हैं, और थ्रोम्बोकाइनेज बाद में प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है। लेकिन आपको वो सारे फैक्टर लर्न करने की जरूरत नहीं है, और इसीलिए अब इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस, क्योंकि ये पूरा लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एंड इंजरी और ट्रॉमा क्या स्टिमुलेट करता है, प्लेटलेट्स को इन द ब्लड टू रिलीज द सर्टेन फैक्टर। अब
हमारी बॉडी में ये फैक्टर रिलीज कौन करता है? प्लेटलेट रिलीज करता है जब भी कोई इंजरी या ट्रॉमा हो जाती है, जो एक्टिवेट करता है मैकेनिज्म ऑफ और कोगुलेशन। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू, कुछ फैक्टर टिश्यू भी रिलीज करते हैं द साइट ऑफ इंजरी, और ये भी क्या करते हैं? कोगुलेशन स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा ये जो कैल्शियम आयन है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है क्लॉटिंग में। कैल्शियम आयन के अलावा विटामिन के का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड की क्लॉटिंग में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये वाला जो डायग्राम है ये जस्ट ओनली समझाने के लिए था। जैसे हमारे पास ये देखिए, जो फैक्टर 10 है, इसकी वजह से ही प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो पाता है। लेकिन सोचो, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें पीछे इतने सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। ये सारे फैक्टर है जो भी आप इधर देख पा रहे हो। ठीक है, समझ आया आपको कि नहीं आया? बस हमें यहाँ पे जो ये वाला है ना, ये ट्रायंगल लिखा है, इस फैक्टर को कन्वर्ट करने के लिए ये वाला पाथवे, ये वाला पाथवे, बहुत सारे पाथवे चलते हैं जो क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पे इस फैक्टर को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक काम कीजिए फिर आप, आज क्योंकि हम इतना ही पोर्शन करेंगे, नेक्स्ट हमारा आपका लिम्फ वाला पोर्शन है, टिश्यू फ्लूइड, ये आपका अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप इस वाले डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, इसको कर लीजिए, इसको कर लीजिए, किसी को भी जल्दी से अपनी कॉपी में इसको ड्रॉ कीजिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको एक एनिमेटेड वीडियोस दिखाऊंगी, आप उसको देखना, आपको काफी अच्छा खासा आइडिया होगा कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है। तब तक आप इस डायग्राम को नोट कीजिए यहाँ पे, जो यहाँ पे बना है। दोनों में से कोई भी एक कर लो, या तो ये वाला कर लो या तो फिर आपका ये वाला कर लो। ये फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों डायग्राम एक ही है। बस ये है कि जैसे यहाँ पे कैल्शियम आयन लिखा, उसको आप नोट कर लो, या इसको करना इसको कर लो, जो मर्जी, बस आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक मिनट वेट, सॉरी सॉरी, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स वाली, सॉरी ये वीडियो गलत वो हो गई है, एक मिनट वेट।
आपको समझ में आया कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है? थोड़ा सा आप इसका मैकेनिज्म समझ पाए हो कि जो हमारी प्लेटलेट्स होते हैं उनकी शेप कैसे चेंज हो जाती है? तो इतना ही पोर्शन था आज का जो हमें करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्लॉटिंग होती है ब्लड के अंदर। ठीक है।